हमको गर्व होता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का अवसर हमको मिला, क्योंकि इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर इसने एक न्यू नॉर्मल को स्थापित किया है भारत के लिए। ये न्यू नॉर्मल की जो नींव है वो सदियों पहले रामचरितमानस में लिख दी गई थी, जिसकी चौपाई है, बिनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। इसका अर्थ ये है कि विनय और धैर्य जरूर ही महत्वपूर्ण गुण है, पर जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो भय के बिना उसका कोई उपचार नहीं बचता। हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प से और सेनाओं के अदम्य शौर्य के वजह से आज एक नए भारत को विश्व स्तर पर स्थापित किया गया। ये नया भारत क्या है? ये नया भारत वो है जो शांति के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जी के दिखाए हुए पथ पर तो चलता है, पर अगर राष्ट्र सुरक्षा की और राष्ट्र हित की बात हो तो प्रभु श्री राम के धनुष को और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी उठाना जानता है। आज इस चर्चा के 2 भाग हैं। पहला भाग है पहलगाम पर हुआ अटैक और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम पर जिस तरह से अटैक आतंकवादियों ने किया वो नागरिकों पर अटैक नहीं, वो मानवता पर अटैक है। आतंकवादियों ने धन पूछकर उनकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, परिवार के सामने, बहनों के सामने सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मार दिया। हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था, और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में नेहरू
जी की दोस्ती की नीति ने हमारे देश के धज्जियां उड़ा दिए थे। 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धन को आगे लेके जाओ, हिंदू धन के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धन पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है। अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे। अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है। और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे तीनों सेना के वीर जवान, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर इस विशेष चर्चा का पूर्ण समर्थन करती हूं। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी सेना देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था
कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है और भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता और अदम्य नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को संभव बनाया। आपकी अटल प्रतिबद्धता ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारे राष्ट्र के हर इंच की रक्षा की जाएगी और आपने यह साबित कर दिया। भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन और रणनीतिक सोच ने हमारी सेनाओं को वह शक्ति और दिशा प्रदान की जिनकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। आपने यह सुनिश्चित किया कि हमारे जवानों को सर्वोत्तम उपकरण और समर्थन मिले और ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी बहादुरी और प्रभावशीलता के साथ कर सके। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी निगरानी में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व समन्वय और समर्थन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर केवल सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि हमारे देश के भीतर भी शांति और व्यवस्था कायम रखने का एक प्रयास था, जिसने ये भूमिका अमूल्य रही। इसमें ये बताया गया, हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां जो सुहागन थी कि उसके सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके सुहाग को लूटा गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे सेना के जवान ने दिया ऑपरेशन सिंदूर करके, और जहां जहां आतंकवादी ठिकाना था वहां पर हमला कर करके इसने ऑपरेशन किया, उन आतंकवादियों का ऑपरेशन किया, इसलिए ये नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। मैं ऐसे जवानों को भी मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो 26 हमारे जो देशवासी नागरिक की जो हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके प्रति भी मैं उनके परिवार के प्रति की उन्हें शक्ति दे ये सहन करने का। और मैं कहना चाहूंगी 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर विश्व इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह पहली बार जब किसी देश ने संयमित तरीके से केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाए। यह बदला था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का, जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मारा गया। माननीय महोदय, भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट एस्केल्प मिसाइलों और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का उपयोग 9 ठिकानों पर किया गया, और हमने बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय मुरीदके में लश्कर तोयबा का गढ़ और मुजफ्फराबाद में आतंकी गढ़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था बॉर्डर पर बैठे पाकिस्तान को, जिसने पिछले 70 वर्षों से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा। हमने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हम युद्ध में भी शराफत रखते हैं। हमने ना किसी पाकिस्तानी नागरिक को, ना उनकी सेना पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया जो देखने की बात है। उन्होंने हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों पर बम फेंके, महिलाओं और बच्चों को, निर्दोष को मारा, ड्रोन से हमला किया, रनवे पर हमले का जवाब दिया। क्योंकि एक सेकेंड बस लास्ट में कर रही हूँ। माननीय महोदय, एक महिला सांसद होने के नाते मेरे लिए, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए यह गर्व का क्षण था जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को संबोधित किया। जब उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत ने कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाया, ये करने के। और मैं लास्ट कर रही हूँ, आप ज्यादा समय हमें दिए नहीं, मैं थोड़ा और लेना चाह रही थी। हमारी सरकार ने रक्षा बजट और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाया। और दूसरा है, मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ समाप्त करना चाहूंगी। हम वो नहीं जो जख्मों पर सिर्फ मरहम लगाते हैं, हम अब जख्म देने वालों का वजूद मिटाते हैं। तुम्हारे हर प्रहार का अब हिसाब होकर रहेगा। ये नया भारत है, नए यहाँ इंसाफ होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सबसे पहले अपने उस पराक्रमी सेना के लिए जिन्होंने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। भले ही हमारे नीति ने उनके पराक्रम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, लेकिन हम सब का जीवन, मन, धन सेना के आजीवन
उनके परिवार के प्रति समर्पण। जो भाई बहन, जो हमारे परिवार के लोगों ने इस देश के 26 शहीद को हम लोगों ने खोया, हृदय की गहराइयों से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ साथ कश्मीर के उन अवाम को जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान में हमेशा शहादत दी है हर मोर्चे पे, मैं उस परिवार को, उस पिट्ठू भाइयों को, उस घोड़े वाले को, सभी अवाम को जिन्होंने पूरे देश के उस पहलगाम में हमारे बच्चे भाइयों की हिफाजत की, उसको दिल की गहराइयों से पूरे सदन और देश हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जनाब, पुलवामा क्यों? पुलवामा के बाद 18 23 घटना। अध्यक्ष भैया, एक मिनट भैया, प्लीज हमारे बीच में ना बोलिए। पुलवामा के बाद लगभग उड़ी से लेकर के पहलगाम तक छोटी और बड़ी लगभग 23 से 24 बड़ा हमला हुआ। 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 370 की ढिढोरा पीटी गई। कहा कि 370 के बाद आतंकवादी कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। 370 के बाद आतंकवादी हमला बढ़े, हमारे सैनिक जवान की शहादत हुई और हमारे भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचा। मेरा सवाल सरकार से है कि 3 क्विंटल बारूद पुलवामा में जो आए और पुलवामा के घटना के बाद आप एक नया चुनाव लड़ लिए, कम से कम भगवान का तो राजनीतिकरण होता ही है। इस देश की जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको मानवतावाद को पहले बात करना पड़ेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर संघ गच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासन। एक लाइन बोले और लाइन वो भूल गए। और इसी में है भारत की पूरी संस्कृति, पूरी सनातन, पूरी वसुधैव कुटुंब, पूरा सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता। इससे हमारा भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी भी हम नेता और हम पार्टी के लोग किसी भी छोटी बड़ी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम संविधान के सॉवरन की बात नहीं कर पाते। हम संविधान की बात में जब आते हैं तो हम वन जस्टिस की बात नहीं होती। मानवर, मैं आपसे उस 3 क्विंटल बारूद के बारे में यह देश जानना चाहता है कि उसके बाद क्या हुआ। पुलवामा पे चुनाव लड़ लिए, लेकिन पुलवामा के लोगों, जिन लोगों ने घटना की, जो लोग हमारे भारत में भी गद्दार थे, क्या उनके बारे में कभी इस सदन में चर्चा, जैसे नोटबंदी की नहीं हुई, जीएसटी की नहीं होती, उसकी बात नहीं हुई। आ गए पहलगाम। आप इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हम करते हैं। पुलवामा में भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। आप, हमारे सैनिक को सब कुछ पता था, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। हमारे सैनिक दुनिया से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान की बात मत करिए। आप कहते हैं पाकिस्तान, हमारे मंत्री कह रहे थे पाकिस्तान मेरे सामने कुछ नहीं है। आप उठते सोते पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, तलाक, एनआरसी के अलावे पाकिस्तान जितना जितना आपने किया उतना हम सनातन कर लिए होते तो हमारी किस्मत चमक गई। पाकिस्तान की बात कोई और नहीं करता। पाकिस्तान की बात करके आप राजनीति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपकी दुकान सिर्फ पाकिस्तान से चलती है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिएगा उस दिन एक सीट नहीं जीत पाई। अब पहलगाम के बाद आपने राजनीति कर ली।
आप भावनात्मक सिंदूर के सवाल को ले आए। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि हमारे 150-200 मीटर पर सैनिक थे, उन्हें खबर नहीं थी कि पहलगाम के पर्यटन के लिए केंद्र खोल दिया गया। हमारे कश्मीर फोर्सेस को पता नहीं था, हमारे किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं था। आखिर वो कौन से ऑर्डर कहां से गए, दिल्ली के किसके ऑर्डर थे कि पहलगाम को खोला गया? इस बात को आप समझिए। ये बात सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि इंटेलिजेंस किसके साथ है। इंटेलिजेंस क्या गृह मंत्री जी देखते हैं? क्या गृह मंत्री जी को किसी बात की जानकारी नहीं थी? हम नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं अध्यक्ष जी, कम से कम ऐसे। मैं आंशिक रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी, आप हमको मालदीव इंदिरा गांधी जी को मैं ले जाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा समय, हमको 2 मिनट समय दिया। वास्तविक में आधुनिक सुतम क्षमता में सुधार धीमा। मैं आपको नेपाल से दूरी और चीन की घुसपैठ की बात करूंगा। 2015 में कथित ब्लैक बॉट के बाद नेपाल का भारत विरोधी भावना बढ़ी। नेपाल ने भारत से दूर होकर चीन से सैन्य और आर्थिक समझौता किया। नेहरू और राजीव गांधी के समय नेपाल का भारत मित्र था। मालदीव में इंडिया आउट पर्यटन बहिष्कार, 2023-24 में भारत विरोधी बयान, भारत सेना की वापसी, मालदीव ने चीन की गोद में जगह बनाई, भारत मौन रहा। इंदिरा गांधी के समय भारत मालदीव समुद्री संरक्षक, सीएए बीएसएफ गोलीबारी, बांग्लादेश और भारत विरोधी माहौल, भारत के खिलाफ जनभावना बढ़ी। चीन ने वहां बंदरगाह परियोजना शुरू की। 1971 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश बनवाया। श्रीलंका ने, मैं लास्ट कर रहा हूं सर, श्रीलंका ने रद्द किए भारतीय अनुबंधन, नए राष्ट्रपति ने भारत समर्थित समझौता रद्द किए दिए चीन। ईरान से रिश्तों में गिरावट, चाबहार पोर्ट परियोजना धीमी हो गई। राजीव और इंदिरा जी के समय ईरान भरोसेमंद साझेदार था। SARCC, BIM, STC निष्क्रिय। चीन से डर और अमेरिका, अब लास्ट में कर रहा हूं, तुर्की के साथ टकराव और व्यापारिक गिरावट, व्यापार विमानन और डिप्लोमेसी। मैं अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूँ, अंतिम में कह रहा हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर सर अंतिम में सर, मैं एक मिनट सर, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आप खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट दुराई जी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट भैया भैया ऑनरेबल भैया मेंबर, जस्ट अ मिनट, ऑनरेबल मेंबर भैया भैया खत्म कीजिए। सर, मैं 1 मिनट जानना चाहूं, आधा मिनट। मैं अंत करूंगा कि इजराइल को छोड़ के पहली बार आजाद हिंदुस्तान में रूस ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। हम चीन के सारे संपत्ति, सारे व्यापारिक चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। चीन हमारी जमीन को हथियाता है। हम चीन पर एक बार हिम्मत और औकात नहीं होती है बात करने की। हमारे सेना को लड़ने की ताकत है चीन से, अमेरिका से। அவைத் தலைவர் அவர்களே, காஷ்மீரின் பகல்காம் பகுதியில் और शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं नमन करता हूं और ऑपरेशन में शहीद जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। महोदय, बड़ा गंभीर सवाल है ये, और मैं जैसा सदन चाहता था, जिस रूप का सदन मैंने सुनते आया, आज जब पहली बार मैं जीत के आया हूं और जब सदन में चर्चा में देखता हूं, तो इतने गंभीर मुद्दे पर भी टीका टिप्पणी पर लोग आते हैं। मैं समझता हूं कि ये गरिमा के, संसद के गरिमा के खिलाफ है। हम विशेष कुछ बात नहीं रखना चाहते हैं, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं सरकार से 1-2 सवाल करना चाहता हूं। यह हमला धार्मिक नफरत के आधार पर हुआ। हमलावरों ने नाम पूछे, शरीर की तलाशी ली और निशाना सिर्फ हिंदू लोगों को बनाया गया, जैसा कि वहां पर चश्मदीद जो थे वो बताए। महोदया, ऐसे समय में मैं वहां के एक स्थानीय
मुस्लिम समुदाय के जो घोड़सवार थे, सैयद आदिल जी की शहादत हमें याद दिलाती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसका मकसद जरूर धार्मिक विभाजन पैदा करना होता है। और मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, देश में जो आतंकवाद आती है उसका तो उद्देश्य यही रहता है कि इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़े, और उस चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के भी लोग उसी रूप में बह जाते हैं। यह मुझे ताज्जुब लगता है। जब यह घटना घटी उस समय वहां पर सुरक्षा, मैं भी गया हूं, बहुत सारे लोग गए पहलगांव, वहां पर पुलिस प्रशासन का नहीं होना, क्या इसकी जांच करवाई गई कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं था? और जब जिस जगह घटना घटी उस वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किन वजहों से नहीं थी, इसकी सरकार ने जांच कराई। उसके दोषी कौन है, इस पर सरकार ने अपना जवाब दिया? नहीं दिया महोदय। हम चाहेंगे कि पहलगांव में हुए हमले की जांच, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, उसके लिए निश्चित तौर पर स्पष्ट जांच कर करके सरकार को जवाब देना चाहिए। महोदय, नतीजा क्या हुआ? कश्मीर का पर्यटक उद्योग जो है वो चौपट हो गया। 50% पर्यटक उसी दिन महोदय 3,337 यात्री पर्यटक जो है कश्मीर से पर्यटक निकल करके अपने घरों को चले गए। और हमारे गृह मंत्री जी कहते रहे कि आप कश्मीर आइए, घूमिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। देश को संबोधन में गृह मंत्री जी ने बताने का काम किया, और हमारे देश के पर्यटक वहां पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। और मैं समझता हूं कि ये सुरक्षा का, सरकार के तरफ से सुरक्षा का ये पूरा चूक है, एक बहुत बड़ी गलती है। जिस तरह से कुंभ मेला का आयोजन इन्होंने किया और जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया, और कुंभ मेले में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की और कई को श्रद्धालुओं को जान गंवाना पड़ा, उसी तरह से कश्मीर के बारे में सरकार ने देश के लोगों को बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कश्मीर आओ और घूमो, और लोग निर्भय होकर के गए और इतनी बड़ी घटना घटती है महोदय। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर हम कहूंगा कि इस पर देखने की आवश्यकता है। महोदय, इसमें मीडिया की भूमिका, जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो चला, एक मिनट महोदय, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, हाशिम मूसा जैसे हमले के असली सूत्रधार आज भी जिंदा है, ये बताने की कोशिश करें। जाने के लिए तो हम जाएंगे ही भैया, आने वाले समय में आप लोग भी जाइएगा। देश की जनता सब समझ चुकी है अब किस तरह से आप जुमला फैलाने का काम करते हैं। हम एक आग्रह करना चाहेंगे महोदय सरकार से, क्या ऐसी परिस्थिति में सत्य और विवेक की बजाय टीआरपी की होड़ चलनी चाहिए मीडिया का? क्या मीडिया की स्वैच्छिक आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? हम एक मांग करना चाहते हैं सरकार से कि संसद एक सर्वदलीय समिति गठित करे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मीडिया के लिए स्वैच्छिक दिशा निर्देश तैयार करे, न सेंसरशिप हो न दमन हो। यह हमारी सरकार से मांग है महोदय। हम चाहते हैं एलओसी पर निगरानी बढ़ाई जाए, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए CISF का विशेष दस्ता बनाया जाए, पीड़ित परिवारों को संपूर्ण राहत
मृतकों के परिजनों को मुआवजा, नौकरी और मानसिक परामर्श दिया जाए। और एक आग्रह मैं और करना चाहता हूं महोदय, सैयद आदिल हुसैन शाह जैसे नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान उनके परिवार को देने का प्रयास किया जाए महोदय, ताकि आने वाले समय में वहां के भी लोगों को लगे कि नहीं, जो काम किया तो उन्हें भी देश ने पुरस्कृत करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमने अभी मुख्य विपक्षी दल के श्री गौरव गोगोई जी का भाषण सुना। हमको लगा कि बहुत विस्तार से वो कुछ अध्ययन किए होंगे, कुछ बोलेंगे। एक शब्द काम का बात नहीं बोले, एक शब्द काम का बात नहीं, एक भी शब्द उन्होंने इस देश के सेना की वीरता पर, पराक्रम पर, उनके अदम्य साहस पर एक बार भी उन्होंने नहीं। आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप देशभक्ति की बात करते हैं। इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है, उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की। कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में। मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे, आप क्या करते थे? 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। 2006 लोग घायल हुए, 615 मारे गए और 2006 लोग घायल हुए। आप बात कर रहे हैं आतंकवाद। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए। और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने, क्या किया आपने? उसमें 29 विदेशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक थे जो मारे गए थे। उसमें जो बॉम्बे पुलिस के 2 अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मारे गए थे। क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। सदन में चर्चा किया आपने, और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे आप। आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आपको आतंकवाद के खिलाफ
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की का न साहस था यूपीए सरकार को और न उसमें दम था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते, खाना पूरी करते थे, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते थे। हाँ, और उसको भी बता दें कि उस मुंबई की घटना का जो मुख्य कर्णधार था, जो अमेरिका में छिपा हुआ था, आपको उसको लाने का साहस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इस देश में लाके उस पर मुकदमा चलाने का काम किया। आप बात कर रहे हैं? हाँ, जरूर है। आज जरूर है कि इस देश में भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो संकल्प लिया और जो संकल्प दिखाया वो 2016 में शुरू हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। 2016 में उरी की घटना हुई, 25 लोग मारे गए, 25 सैनिक मारे गए उरी की घटना। और 25 सैनिक मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाक आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह प्रधानमंत्री ने इस संकल्प के साथ काम किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको कहां दिखाई दे रहे? आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र समाप्त हुए सर्जिकल स्ट्राइक में, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए और फिर दोबारा आतंकवादियों ने साहस किया। फरवरी में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई और पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ और उस आत्मघाती हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया, जैसे मोहम्मद के लश्करे के सारे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह करने का काम किया। आप मोदी जी को सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप तो आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े थे? इतना दिन देश में शासन किए, आजादी के बाद से तो सबसे ज्यादा शासन आप ही लोगों ने किया है। तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया था। आप तो कुछ किया नहीं, तो 0 सन्नाटा है। तो 0 सन्नाटा में क्या कहिएगा? तो खोज रहे हैं, अभी बोल रहे थे पहलगांव में आतंकवादी किन उद्देश्यों के साथ आया, उसका भी व्याख्यान आप ही कर रहे थे कि इन उद्देश्यों के साथ पहलगाम में आतंकवादी घुसे थे। आपसे पूछ के घुसे थे क्या वो लोग? आपको कैसे जानकारी है कि वो किस उद्देश्य के साथ लेके घूमे? अरे ऐसा बात मत करिए। कम से कम देश की एकता और अखंडता के साथ मजाक मत करिए। देश की एकता और अखंडता के साथ देश की सरकार के साथ खड़ा रहने का काम कीजिए, नहीं तो कोई नहीं। विश्वसनीयता तो प्रतिदिन समाप्त हो ही रही है, आने वाले समय में कोई पूछेगा भी नहीं, यह भी जान लीजिए। तो इसलिए एयर स्ट्राइक किया प्रधानमंत्री जी ने। पुलवामा की घटना के बाद 26 अप्रैल को बालकोट में घुस के एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को समाप्त करने का काम किया। यह प्रधानमंत्री का संकल्प था, यह मोदी जी का संकल्प था। यूपीए के किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प नहीं लिया था। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर आइए। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई और 22 अप्रैल को पहलगाम में जब घटना हुई तो अरे जाओ ना यार, वहां वोटर बड़ा जाली बनवाए हुआ, उधर जाके देखो। आप
आप कृपया बैठे बैठे मत बात करिए, उनको बोलने दीजिए। आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए। आप बैठिएगा, प्लीज आप बैठिएगा। उनको हो नस पकड़ा गया है, असली नस पकड़ा गया। इलाज भी, और अगर देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, अगर असली बीमारी पकड़ा जाता है तो उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस अगर सही हुआ तो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस अगर डायग्नोसिस सही हुआ तो ट्रीटमेंट भी पक्का होगा। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। आप बैठिएगा। आप नहीं, जब भी बोलेंगे, आप जब मौका देंगे तभी बोलेंगे। और सभापति महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे, और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए। 26 लोग मारे गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, आप उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया। और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सुन लीजिए ना यार, बैठिए ना, प्रवचन मत दो ना यार, तमाशा कर रहे हो। नहीं, आप बैठे बैठे मत बोलिएगा, आप टिप्पणी मत दीजिएगा, आप बैठिएगा। उनको बोलने दीजिए। नहीं प्लीज, नहीं, आप जो भी बोले रिकॉर्ड में नहीं आएगा, आप बैठ जाइए। तो सभापति महोदय, कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था। इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए। लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से दिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया,
वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है, उसको डेट तय करने का, समय तय करने का और क्या एक्ट करना है यह तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। और 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे पाकिस्तान के जो जितने थे सेना प्रमुख से लेकर सब आतंकवादियों के जनाजा में गए, आपने पाकिस्तान का तो एक बार भी आलोचना नहीं की। पाकिस्तान को कंडेम तो आपने, गोगोई जी, एक बार भी आपने नहीं किया कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो गए, तो इसलिए आप तो नहीं किए, नहीं करिएगा। वो मालूम है आप वोट के लिए राजनीति करते हैं और मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, अंतर यहां है। लेकिन जो 6 और 7 मई को जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान हक्का बक्का रहा। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो 9 प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, पाकिस्तान के किसी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। एक भी सेना के किसी भी पाकिस्तानी सेना के किसी भी जगह पर उन्होंने हमला नहीं किया, हमारे सैनिकों ने हमला नहीं किया। हमारा संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने टारगेट बनाने का काम। उसके बाद जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे नागरिक जगहों पर, नागरिक स्थलों पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटीज पर हमला करने का प्रयास किया, गुरुद्वारे पर हमला करने का प्रयास किया, धार्मिक स्थलों पर हमला करने का प्रयास किया। हमारे देश में निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके जितने मिसाइल थे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा। आप कितनों भाषण दे दीजिए, आपका कोई असर नहीं होने वाला है। पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए।